Hi everyone, welcome to SP Chemistry classes. Today we will study about pH value. Actually कल जब प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने बता दिया था HCl जो होता है मतलब एसिड कैसा होता है, बेस क्या होता है, दोनों का डेफिनेशन के बाद एक टर्म यूज़ किया था कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस. उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे थे जब हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे. उसमें एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, स्किप किया था. उसमें लिखा था कि एसिडिटी ऑर्डर बताइए, बोला क्वेश्चन था तो वो क्वेश्चन नहीं बन पाया था ना, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि इसका ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं. तो फर्स्ट हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या, ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड बेस. इसके बाद पढ़नी है पीएच वैल्यू, पीएच स्केल. पीएच स्केल में हमको पढ़नी है क्या, एसिड का कैसे हम कैलकुलेट करते हैं पीएच वैल्यू, बेस का कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों में रिएक्शन करा के जो सॉल्यूशन प्रिपरेशन होता है उसका पीएच वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है. साथ ही डिसोसिएशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये सारी स्टडी हमको इस वीडियो में करनी है. स्टार्ट करते हैं हम. फर्स्ट ना कॉन्जुगेटेड एसिड. यहाँ पे मैंने बहुत सारे कॉन्जुगेटेड एसिड लिख रखा है. अब हमें इसकी एसिडिटी कैसे चेक करना है वो वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट अगर कभी भी आपको कोई ऑक्सी एसिड दे दिया है, सपोज आपको ना ऑक्सी एसिड दिया है. ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स का वाटर से रिएक्शन करके जो बनता है उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड. तो जो ऑक्सी एसिड है उनका हमें निकालना है एसिडिटी स्ट्रेंथ. तो फर्स्ट आपको क्या करनी होती है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड डबल बॉन्ड्स को कैलकुलेट कर लेना होता है. उसको कैलकुलेट करने के बाद सेकंड में हमको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका चलो वन बाय वन लिख लेते हैं. फर्स्ट क्या चेक करनी है आपको, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ OH बॉन्ड. ऑक्सी एसिड कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट आपको ये चेक करनी है. अगर दो मॉलिक्यूल का सेम निकल गया तब आप चेक कर लेना ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे इंक्रीज होते जाता है एसिडिटी वैसे वैसे बढ़ते जाता है. मेरे ना साइट में मैंने वीडियो डाल रखा है सॉल्वेंट थ्योरी. सॉल्वेंट थ्योरी में मैंने सारा एसिड बेस के रिएक्शंस भी कराया है. तो जिसको थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी है कि सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी बेसिसिटी में, तो आप जाके ना सॉल्वेंट थ्योरी देख लो, वहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे इसका ऑर्डर निकालते हैं. अभी मैं उसका ऑर्डर बता देती हूँ. फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना शुरू करते हैं. यहाँ से हो जाएगा क्या 8 और यहाँ से 7 + 7. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखाऊंगी मैं. फिर इसका +6, तो ऑब्वियस +7 एंड +6, तो ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, यही होगा. फिर अगर हम HBr HCl में कंपेयर करें तो क्या करते हैं, H+ डोनेट करने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बच जाता है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है. ये अगर बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एसिडिटी अच्छी होगी. अब आप करते जाओ, ठीक है. यहाँ से ना क्या करते हैं, ये मैंने लिया HF, HCl, HBr, HI. अगर एसिडिटी के ऑर्डर बोले इनमें, आप मेन ग्रुप में भी पढ़ोगे, एसिडिटी के ऑर्डर बोले तो ऑब्वियस यही होता है इसकी एसिडिटी. इसका रीज़न ये होता है कि ये ईजिली H+ को डोनेट कर सकता है. जब ये ईजिली H+ को डोनेट करता है तो मेरे पास क्या रह जाता है, I-. और ये बहुत स्टेबल है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, पीरियोडिक टेबल में नीचे है ये, तो ये इसका साइज़ बड़ा होता है, ये ईजिली इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रख सकता है. तो इसमें आएगा कंपेरिजन, तो HI ज़्यादा अच्छा है, फिर HBr, देन HCl, फिर NH3, फिर आ जाता है आपका अमोनियम आयन, साइनाइड और लास्ट में वाटर एंड अमोनिया. अब ये तो हो गया किसका, ऑर्डर ऑफ द एसिड ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड, एसिडिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड. अब इसी का बेस पूछ लिया जाए तो बेस कैसे बनता है, कल ही बता दिया था मैंने, यहीं से लाइन से बनाते जाते हैं यहीं पे, ठीक है. बेस तो देखो HCO4 का बेस क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक H आयन ही तो निकालना है. कोई भी कॉन्जुगेटेड एसिड जब एक H+ आयन डोनेट कर देता है तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस. तो वही कीजिए आप, यहाँ से H+ निकाल दो, ये बन जाएगा आपका कॉन्जुगेटेड बेस. वैसे यहाँ पे एक H निकाल दीजिए, बन जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस. ओके, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, साथ ही Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NH3, Cn नेगेटिव, OH, NH2. अब इसका बेसिसिटी ऑर्डर पूछ ले तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेटेड बेस सबसे वीक होगा, वीक कॉन्जुगेटेड बेस. और वैसे याद रखिएगा, तो एक ही का ऑर्डर आप याद कर लो ऐसे.
तो ये अपने आप बन जाएगा, उसका अपोजिट करते जाना आप। मैंने कहा कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे बनने वाला बेस वीक कॉन्जुगेटेड बेस होगा। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा ऐसे अपोजिट। यहाँ पे सबसे वीक है कौन, फर्स्ट वाला, क्योंकि उसका एसिड क्या था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये हो जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड एंड कॉन्जुगेटेड बेस। इतना क्लियर है। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बोलते हैं क्या, पीएच वैल्यू। तो जो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, जिसको हमने स्किप कर दिया था, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस से रिलेटेड, वो कुछ ऐसा था। इसमें पूछ रहा है कि एसिडिटी स्ट्रेंथ इज नॉट करेक्ट। इसमें से आपको देखना है कि किसका एसिडिटी स्ट्रेंथ करेक्ट नहीं है। तो वन बाय वन सॉल्व करते जाओ। फर्स्ट ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसने क्या लिया, ये बना दिया। अब जल्दी से इसको देखने के लिए क्या करते हैं, H+ डोनेट कर दो, सारे से H+ निकाल दो। क्या बनेगा, I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव। अब आप मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा अच्छा स्टेबल है। तो क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ये इसको बहुत अच्छे से होल्ड करके अपने पास रख सकता है, ठीक है। तो ये स्टेबल है, फिर ये, तो इसका ऑर्डर बिल्कुल सही है। और वैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले जो क्लासिफिकेशन कराया उसमें लिस्टिंग करा दी है। तो उसमें HI को मैंने पहले ही लिखा, उसके बाद HBr, उसके बाद फिर आता है क्या, HCl। तो ये तो एकदम करेक्ट ऑर्डर है एसिडिटी का। यहाँ पे क्वेश्चन में नॉट लिखा है, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉट करेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ नॉट करेक्ट। फिर सेकंड को चेक कीजिए आप। सेकंड को चेक करते हैं तो जब भी ऑक्सी एसिड हो तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट चलो आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पे साइड में। जैसे ये H है, फिर ये I, फिर O4। अब मुझे ना सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है, तो इसको कंसिडर कीजिए एज ए X। अब क्या होता है, जो हाइड्रोजन है वो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे ले लिया जाता है +1 + X माइनस, देखो ऑक्सीजन का क्या होता है 2 ऐसे लिखते हो ना आप, तो 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -8 = 0। तो ये हो जाता है क्या, X = +7। ऐसे इसको आंसर करनी है। तो इसका हो जाएगा क्या, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है और स्ट्रक्चर भी सेम होगा। जो मैंने बताया था कि पाई बॉन्ड देख लेना, तो स्ट्रक्चर भी देखते जाइए वन बाय वन। ये I है, I के पास 2, बिल्कुल वैसे ही तो बनते जाएगा। Br में भी सेम ही है, तो इस पर भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो सब में सेम है, तो यहाँ पे भी वो लॉजिक नहीं लगेगा। तो अब हमें क्या देखनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, फिर उसके बाद हमने पता चला कि ये डबल बॉन्ड है वो भी इक्वल है सब में। तब हमको देखनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखनी है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर को देखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा अच्छी है, फिर Br की, और उसके बाद है आपका I का। ये सारा बेसिक केमिस्ट्री का है, जब पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं वहाँ से हमको ये पता चल जाता है। क्लियर है, एक बार पीरियोडिक टेबल वाला वीडियोस देख सकते हो आप, उसमें ये सारा चीज़ें बताया गया है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है तो इसका एसिडिटी भी क्या होगा, कम होगा। पर यहाँ पे ऑर्डर तो ज़्यादा का दे दिया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, इज़ द आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं pH वैल्यू। pH वैल्यू, pH स्केल रिलेटेड टू द एसिड बेस रिएक्शन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल पैटर्न्स पे बनता है क्वेश्चन। फर्स्ट तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ pH स्केल के बारे में। तो ये है pH स्केल। pH स्केल में सपोज मैंने ऐसे स्केल बनाया, तो यहाँ पे ऐसे नंबर्स होते हैं। ये आपका 7, 6, इधर बढ़ाते जाइए 14। अभी क्या होता है, ये जो 7 होता है, मतलब जिसका pH वैल्यू 7 है, उनको कहा जाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल वाटर को हम लेते हैं एज ए रेफरेंस। फिर जैसे जैसे pH वैल्यू बढ़ते जाता है, इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है pH वैल्यू। तो जैसे जैसे pH वैल्यू इंक्रीज़ होता है, बेसिसिटी वैसे वैसे इंक्रीज़ होती है। इधर किसको रखेंगे हम, सारी बेसिक ग्रुप को, बेसिसिटी आर इंक्रीजेज।
और जैसे जैसे 7 से pH जो है वो डिक्रीज़ होते जाता है, वन साइड पे मूव करता है, pH वैल्यू क्या हो रहा है इधर, डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एसिडिटी। मतलब यहाँ से आपको क्या समझ आता है कि ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा सबस्ट्रेट जिसका pH क्या होगा, 7 होगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, न्यूट्रल। क्लियर है? pH लेस देन 7 है तो फिर उसका क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर होगा। एंड pH ग्रेटर देन 7 देन उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो ये तो हो गया एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन pH स्केल का। अब थोड़े से कुछ फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन में जाते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है क्योंकि आपको तो ऑब्जेक्टिव एग्जांपल्स देनी है ना, उसमें तो सारे ऑप्शन तो दिए ही रहेंगे। तो सीधा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये कि कुछ फॉर्मूला लिखा देती हूँ मैं। pH वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, pH इक्वल्स टू हो जाता है क्या, -log10 H+ion। या इसी को आप दूसरे वर्ड्स में और क्या बोल सकते हो, कैसे और लिख सकते हो, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है ना कि ये H+ जो है वो वाटर में H+ के फॉर्म में तो रहता नहीं है, किसके फॉर्म में रहता है, हाइड्रोजनियम आयन के फॉर्म में रहता है, मतलब H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है। तो इसे और कैसे लिख सकते हैं हम, इस फॉर्मूला को लिख सकते हो log10 H3O पॉजिटिव आयन। यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन होता है इसका। बस ये फॉर्मूला आपको याद रहे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो हो गया किसके लिए, pH के लिए। वैसे ही एक टर्म और यूज़ करना है आपको, POH। अब ये POH क्या है, pH निकालते हैं एसिड का निकालना है तो pH बोलोगे आप। बेस का निकालना है तो बेस के लिए हम क्या देखते थे, एसिड बेस रिएक्शन में आपने देखा था ना, बेस क्या होते थे, OH माइनस डोनर। तो अब OH के कंसंट्रेशन से निकालेंगे हम बेसिसिटी वैल्यू, तो बेसिसिटी वैल्यू को ही कहा जाता है POH। और POH को कैसे फिर लिखोगे आप, इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे, -log10 कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। इतना क्लियर है? तो ये हो जाएगा 2 फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके रखो, इसी से क्वेश्चन बन जाएगा। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे ना, क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। फिर एक चीज़ आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। उससे पहले आप क्या करो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस बता देती हूँ। व्हाट इज अ डिसोसिएशन एंड व्हाट इज अ आयोनाइजेशन। डिसोसिएशन क्या होता है एंड आयोनाइजेशन। अगर बात करते हैं डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन में क्या होता है, जैसे कोई सॉल्ट है, सॉल्ट को आप बिना वाटर में भी अगर डिज़ोल्व नहीं करते तब भी इसमें 2 आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। Na पॉजिटिव आयन है, साथ ही Cl नेगेटिव आयन है। ठीक है, तो इनमें ना वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन जो वाटर है उसको डिज़ोल्व कर देते हैं, इसको जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ओनली ये इसको सेपरेट करेगा। Na पॉजिटिव को सारे साइड से OH नेगेटिव जो है वो सराउंडेड होके सेपरेट करेगा, ओनली दूर दूर भेज देगा दोनों आयन्स को, लेकिन इसको तोड़ने में हेल्प नहीं करेगा। डिसोसिएशन उन सबस्ट्रेट का होता है जिनमें पहले से आयन प्रेजेंट होते हैं, जैसे सॉल्ट टाइप का, या ज़्यादा दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ही डिसोसिएट होना है उसमें आयन प्रेजेंट होता है, वो दोनों ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर के अपने अपने आयन्स में टूट जाता है। उसके बाद वाटर उसको ओनली सेपरेट करने का काम करता है, दूर दूर भेजता है। पर आयोनाइजेशन किसको बोलोगे, एग्जाम्पल से समझिए, CH3COOH। अब इसमें क्या होता है, ये अपने आप में एक मॉलिक्यूल है जो स्टेबल है, सबस्ट्रेट है ये एसिटिक एसिड, राइट। अब ये ना तब तक नहीं टूटेगा जब तक मैं उसको वाटर ना दे दूँ। तो जब ये होगा, इसके साथ जब वाटर रिएक्शन करेगा या वाटर में हम जब इसको डिज़ोल्व कर देंगे, उसके बाद ये आयंस में ब्रेक होगा और क्या बनाएगा, CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो ये जो प्रोसेस है इसको आप बोलते हो क्या, आयोनाइजेशन। इसी को बोलते हैं आप आयोनाइजेशन। वाटर से रिएक्शन करके आयोनाइज्ड होना इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, अब थोड़ा सा रिएक्शन लिखना आप सीख जाओ। सपोज मैंने कोई एसिडिक रिएक्शन ले लिया, ठीक है, एसिडिक रिएक्शन लिया मैंने, कोई भी एसिडिक रिएक्शन ले लिया मैंने। अब ये एसिडिक रिएक्शन होगा कैसे, एसिडिक रिएक्शन को मैं ना कुछ ऐसे लिख देती हूँ, H के साथ कोई एसिड ग्रुप है,
H+ डोनर ही तो होता है, तो वैसे लिखना आप सीख जाइए। अब आयोनाइजेशन है तो इसको हम ऐसे इक्विलिब्रियम साइन दे के लिखते हैं। क्रिएशन फॉरवर्ड भी होता है एंड बैकवर्ड भी होता है, क्योंकि आयन्स फॉर्मेशन होते हैं। अब यहाँ पे आयन फॉर्म होगा क्या, प्लस और A नेगेटिव, बिल्कुल यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब इसका अगर मुझे निकालना हो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर से है ये, ठीक है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखना है तो उसको लिखते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये होता है आपका क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। क्लियर है। और ये एसिड का है इसलिए इसको डिनोट कर देते हैं Ka से। वैसे ही अगर मैं बेसिक रिएक्शन लिखूं कोई, तो जब हम बेसिक रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें क्या लिख देते हैं, सपोज मैंने लिख दिया क्या, HOA, ऐसे लिखेंगे बेस को क्योंकि वो OH नेगेटिव डोनर होता है। अब ये क्या कर रहा है, अपना दे रहा है OH नेगेटिव एंड A पॉजिटिव, ये हो गया। अब इसका आपको लिखनी है क्या, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे, फिर से कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, बस ऐसे करके लिख लेना होता है। तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इसी के बेस पे हमको सारा एसिड बेस का कैलकुलेट करना सीख जाएंगे और इजी हो जाएगा। ओनली यही कंसंट्रेशन तो चाहिए मुझे। अब वाटर की बात करते हैं, तो क्योंकि मैंने वाटर में कहा कि वाटर जो होता है वो कैसा है, pH क्या होता है वाटर का, जनरल केस में हम लेते हैं तो कितना होता है 7। अब pH 7 है, ये कैसा है, न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो क्या होगा, एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड डिनोटेड बाय Kw। ये जितने भी मैं फॉर्मूलाज बता रही हूँ ना, वो थोड़ा सा नोट करते जाओ आप, बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ ये सब है जो कि हमें क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। सिर्फ बॉक्सिंग करके सबको लिखते जाइए। अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो वाटर में आ जाता है कंप्लीट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द वाटर। तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अब वाटर में क्या होता है, H3O पॉजिटिव है और साथ ही OH नेगेटिव। पहले भी आपको मैंने कराया है कि वाटर में ये दोनों ही बनते हैं। तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, Kw ये और ये, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों। अब वाटर तो न्यूट्रल है तो इसकी वैल्यू जितनी होगी उतनी ही इसकी भी वैल्यू होगी 7 तो इसका जो वैल्यू है वो आ जाता है 10⁻⁻⁴। या अगर मैं pH की बात करूँ तो ये हो जाएगा कितना, pH एंड POH = 14। तो ये कुछ नोट पॉइंट है जिसे आपको नोट करके रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आता है, व्हाट इज़ द डिसोसिएशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द वाटर। तो वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट कितना होता है, 10⁻⁻14। तो यहीं से ही तो निकल जाएगा ना मेरा कि वाटर का pH कितना होगा, तो सब सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा। अभी कुछ pH से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अब वो क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सपोज ने क्वेश्चन दिया कैसे कि आप बताइए फाइंड द pH वैल्यू ऑफ, वो कंसंट्रेशन लिख के देगा 10⁻⁻2 mHCl, ऐसे क्वेश्चन दिया। अब कैसे कर रहे हैं हमको, तो फर्स्ट आपको दिख गया HCl क्या है, एसिड है HCl। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले रिएक्शन बताया था जिसमें मैंने क्या बताया आपको, आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखना, तो वहाँ से स्टार्ट करो, इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले वो समझा दिया है। अभी हम ना लिखना स्टार्ट करते हैं। ये HCl है, HCl को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन, यही बनेगा। अब जब ये बन जाता है तो इसका आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखना स्टार्ट कीजिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड प्लस टू क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन Cl नेगेटिव का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCl। लेकिन यहाँ तक नहीं जाना है क्योंकि मुझे तो अभी ओनली pH वैल्यू पूछ रहा है, तो pH वैल्यू पूछ रहा है तो सिर्फ इतना लिखने आना चाहिए आपको। अब उसने दे दिया है कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन वो कितना बोल रहे हैं 10⁻⁻2। तो क्योंकि
एक HCl के ब्रेक होने से एक H आयन हमको मिल रहा है, तो जितना कंसंट्रेशन इसका है बिल्कुल उतना ही इसका भी होगा। ये ना आप केमिकल इक्विलिब्रियम जब चैप्टर पढ़ते हैं 11th क्लास का, उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है। देखो जितना जितना हमने कोई भी रिएक्टेंट लिया, अब वो ब्रेक हो रहा है और वो एक ही H+ दे रहा है, और पहले भी उसका मोल कितना है 1 ही है। यहाँ पे देखिए ना 1 HCl 1 H+ दे रहा है, तो जितना कंसंट्रेशन में HCl टूट रहा है वो उतने ही कंसंट्रेशन में क्या देगा H+ देगा। सेम वैसे ही उतने ही कंसंट्रेशन में वो देगा क्या HCl नेगेटिव। तो मुझे कंसंट्रेशन तो मिल ही गया। अब pH का फॉर्मूला क्या था, लिखते जाओ फिर फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। pH = -log 10 H+ आयन, बस इतना ही था। रख दीजिए वैल्यू -log 10 की पावर -2, ये सामने आ जाएगा। लॉग का वो लगाइए फॉर्मूला, लॉग का फॉर्मूला जब लगाते हो तो ये सामने आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आ गया 2। pH = 2 इज द आंसर। सॉल्व हो गया। इतना इजी था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि इतना मोल उसने क्या दे दिया है, इतना मोलारिटी में उसने दे दिया HCl, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pH। तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले बस ये ब्रेक करके देखना ज़रूरी है। ये मैं आगे बताऊंगी क्यों इसको मैं बार बार बोल रही हूँ कि ऐसा ब्रेक करना ज़रूरी है। ठीक है, डायरेक्ट हम इस कंसंट्रेशन को पुट नहीं करते वैल्यू में। अगर इसकी जगह में कोई बोल सकते हैं डाई बेसिक एसिड आ जाता, तो डाई बेसिक एसिड मतलब जो 2 H+ डोनेट कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में ना ये प्रॉब्लम्स करता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वैसे ही एक और क्वेश्चन ट्राई करो। एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, pH अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड का pH कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर स्ट्रॉन्ग बेस का pH कैलकुलेट करके फिर दोनों का कंबाइन करके जो सोल्यूशन बनेगा उसका pH हमें काउंट करनी है। तो फर्स्ट है 2 × 10 की पावर -3 m, किसका निकालना है HNO3 का। चलिए इसका pH वैल्यू बताओ। अभी आप वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा ट्राई करो, उसके बाद फिर मैं सोल्यूशन बताती हूँ। ऐसा दे दिया है, अब हमें चेक करनी है फिर से कि जो दिया है वो है क्या। दिस इज द एसिड। एसिड कौन से कंपाउंड होते हैं, एसिड इज H+ डोनर। ओके, देन स्टार्ट करो। फर्स्ट हमें क्या करना होता है, HNO3 पहले तो डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट होकर क्या फॉर्म कर लेगा H+ प्लस NO3 नेगेटिव। अब अभी भी सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है जैसे मैंने HCl में किया था। इसका कंसंट्रेशन उसने कितना दे दिया है, आपने इसे बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे ये अभी फिलहाल तो ये 1 है, ये 1 है और 1 ही H+ डोनेट कर रहा है, यहाँ पे मैंने कोई भी टर्म नहीं लगाया है। तो ऐसे कंडीशन में जितना कंसंट्रेशन मैं इसका ले रही हूँ 2 × 10 की पावर -3, उतना ही इसका भी कंसंट्रेशन होगा। तो बस मिल गया मुझे pH निकालने वाला चीज़ें। अब पुटअप कीजिए फॉर्मूला में, pH = -log 10 H+, ये है फॉर्मूला। -log 10 ये हो जाएगा क्या 2 × 10 की पावर -3। अब इसे करो, आप सॉल्व कीजिए, लॉग का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने का ट्राई करो। इसे और कैसे लिख सकते हैं आप, इसे लिख सकते हैं log 2 प्लस log, ये 10 बेस लगा लेना, ठीक है, log 2 प्लस 10 की पावर -3, इतना कर लेंगे। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, यही होता है। आपको ना कुछ कुछ log के वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट ये वाला जो चैप्टर है एसिड बेस्ड चैप्टर जिसमें pH वैल्यू काउंट करनी है, उसमें एटलीस्ट log 2 का वैल्यू हो गया, log 3 का वैल्यू, log 4, log 5, इतना तो याद होना चाहिए। यहाँ से हो गया इतना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, log है जैसे पहले किया था हमने, ये बाहर आ जाएगा -3 log 10 का 10, तो ये 1 हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा
ये यहाँ से कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे, बस कैलकुलेशन ही बचा है, बाकी आपने पुटअप कर लिया। अब एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इंटरेस्टेड है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था किसके बारे में, KW के बारे में, कि KW होता क्या चीज़ है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, किसका, वाटर का। आप हमेशा से बार बार ये बोलते हो कि जो वाटर है, और मैंने लिखवाया भी थोड़ी देर पहले, ठीक है, वाटर है उसका pH कितना होता है, ऑलवेज 7, यही बोलते हैं हम। और हमेशा ये भी बोलते हैं कि इसका जो KW होता है उसमें, क्योंकि दोनों का कंसंट्रेशन लिखना होता है, तो इसमें तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम होता है, इसलिए इसका जो KW है वो 10 की पावर क्या हो जाता है, -14। ये तो रिमेंबर करने वाली चीज़ है, ये तो याद रखना है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जो KW है इसकी वैल्यू डिपेंड्स, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर। मतलब अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ वाटर का टेम्परेचर चेंज कर दें तो उसका KW चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट KW चेंज होगा तो उसका pH वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कभी भी कि ऑलवेज, कैसा भी आप वाटर लो, कोल्ड वाटर लो या हीटेड वाटर लो, जैसा भी लो, उसका pH ऑलवेज 7 होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये क्या इफेक्ट पड़ता है, इसका भी ना क्वेश्चन आया हुआ है। ये जितना भी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ कोई ना कोई एग्जाम्स में आया हुआ है, इसलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बनने लगेगा। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, 890 डिग्री सेल्सियस इन अ प्योर वाटर, उसने लिख भी दिया था प्योर वाटर, इतना उसने टेम्परेचर इंडिकेट किया, फिर उसने बोला कि प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, जिसमें उसने कंसंट्रेशन दे दिया था, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, H3O पॉजिटिव 10 की पावर -6, और फिर बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ KW, ऐसा दे रहा था। अब आपने देखना था क्या, प्योर वाटर है, प्योर वाटर देखते ही आप कर देते हैं आंसर कि KW प्योर वाटर का कितना होता है, 10 की पावर -14 कर सकते थे, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दिया है और टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, फिर इसने ये भी तो दे दिया है, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम लिख लेते हैं KW इक्वल्स होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H3O पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब इसने क्या किया है, कंसंट्रेशन तो दे दिया है किसका, 3 इसका पॉजिटिव का, तो उसको आप लिख लो 10 की पावर -6। अब ये कहाँ से लाऊँ मैं, सोचो थोड़ा सा कि OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन कहाँ से लाएंगे। OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन लाने के लिए आपको ये पता है ना कि वाटर जो होता है, वाटर में दोनों का ही कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल होता है, पॉजिटिव इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ द OH नेगेटिव। तो एक का कंसंट्रेशन दिया है तो दूसरे में भी आप वही पुटअप करोगे, तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, 10 की पावर -6। अगर ऐसा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 की पावर -12। तो अभी देखो वैल्यू क्या आ गया इसका आंसर में, और आंसर में ऑप्शन में वो भी दिया था 10 की पावर -14। तो स्पीडली आंसर नहीं करनी है, थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन क्या दिया है उसको देखना है, और ये चेंजेस भी किसके कारण आया है, इस टेम्परेचर के कारण, ठीक है। अब KW निकल गया आपका कि KW कितना है इसका, 10 की पावर -12। अब pH निकाल लो, देन द pH ऑफ दिस वाटर, फिर इस वाटर का pH क्या होगा, ठीक है, यहीं से ना KW कितना है, 10 की पावर -12। इससे क्लियर होता है कि इसमें H3O पॉजिटिव कितना है का कंसंट्रेशन, 10 की पावर -6। अब कंसंट्रेशन तो निकल गया आपको, तो pH निकल जाएगा। pH के लिए कैसे करते हैं, 10 मिनट यहाँ पे को मैं रब करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। यहीं पे pH का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिर pH कुछ हो जाता है -log ऑफ, एक और दूसरा फॉर्मूला लिखवाया था ना, H+ नहीं है तो H3O पॉजिटिव का भी तो कंसंट्रेशन लेते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, लिख दीजिए -log 10 की पावर -6। तो pH का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ पे ये जो वाटर है उसका pH वैल्यू है कितना, 6। ये हो गया छोटे छोटे क्वेश्चंस रिलेटेड टू pH वैल्यू ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड। उसके बाद में कुछ और भी है। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया था कि मोनोबेसिक एसिड डाइबेसिक एसिड का भी डिफरेंस पड़ता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लो आप। थर्ड टाइप का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ रिलेटेड टू pH वैल्यू। उसने दे दिया है क्या,
फाइंड द pH वैल्यू ऑफ H2SO4। उसने दे दिया है क्या, H2SO4 का pH वैल्यू फाइंड कीजिए, जिसका कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन 10 की पावर, वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, 10 की पावर -2 सपोज ले लेते हैं इतना। अब बोल रहा है pH वैल्यू निकालो। सो देखो, जैसे आप हमेशा से करते हैं वैसा करते हैं तो डायरेक्ट इसी को रख देते हैं pH की जगह पे, रख देते हैं ना, -2 है तो 2 निकाल देते हैं pH करके। पर अब हमने कैसा टाइप का लिया है एसिड, डायबेसिक एसिड लिया है, मतलब इसलिए 2H+ डोनेट कर सकता है। इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि जो रिएक्शन है वो आपको लिखने आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, H2SO4 जब आयोनाइज्ड होगा तो बनाएगा क्या, H+ प्लस HSO4 नेगेटिव। पर ये फर्दर आयोनाइज हो सकता है और फिर से क्या दे सकता है, H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव दे सकता है। तो इस पूरे रिएक्शन में कितने निकले हैं, H पॉजिटिव 2 टाइम्स निकला ना। अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ओके, अब क्या हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन उसने दिया है लिख के, इसका कंसंट्रेशन कितना दिया है, 10 की पावर -2। इसका कंसंट्रेशन अगर 10 की पावर -2 है तो यहाँ पे तो 2 मोल बन रहे हैं, एक से बन रहा है 2, तो कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 × 10 की पावर -2। और इसका भी होगा नहीं, इसका 1 ही होगा, 1 × 10 की पावर -2, क्योंकि ये तो 1 ही है, यहाँ से मैंने 1 लिया था, उससे 2H+ निकला, इसलिए कंसंट्रेशन भी डबल ही होगा। इसलिए मैं बार बार बोलती कि नेट रिएक्शन लिखना आपको ज़रूरी है। अब अगर आपको pH निकालना है तो बस हो गया, pH = क्या होता है, -log10 किसका कंसंट्रेशन, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन डाल दीजिए, -log10 2 × 10 की पावर -2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log10 2 प्लस log of 10 की पावर -2। सॉल्व करके आंसर निकाल लेना, बस वही उसका आंसर है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का। बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, इसलिए इसे ट्राई करनी है, छोड़ना नहीं है एग्जाम्स में। कुछ कॉमन सबस्ट्रेट है जिसका pH वैल्यू मैं लिख दी हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम्स है वो थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी तो करेगा। कभी कभी डायरेक्ट दे देते हैं क्वेश्चंस में कि लाइम वाटर है तो उसका pH कितना होगा, सी वाटर है उसका pH कितना होगा। तो बेसिकली आपको ये पता है कि जो न्यूट्रल होते हैं कंपाउंड या कोई भी सबस्ट्रेट न्यूट्रल है, बिल्कुल जैसे वाटर, तो उसका pH होता है क्या, 7। ओके, जो वाटर है उसका pH होता है कितना, 7। तो वैसे ना कभी कभी एकदम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाता है, लाइक लाइम वाटर, चूना का पानी, उसका pH कितना होता है, सी वाटर, समुद्री वाटर ना, समुद्र का पानी, उसका pH कितना होता है। तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसका मैं वैल्यू ही लिखवा देती हूँ, से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। जो लाइम वाटर है वो होता है आपका 10.5, इतना इसका pH होता है। अब मैंने पहले स्केल में बताया था ना कि 7 से ज़्यादा है pH, तो ये कैसा करेक्टर होगा इसका, बेसिक। कभी भी 7 से ज़्यादा है pH तो वो थोड़ा सा बेसिक नेचर ही होता है। ओके, सी वाटर की बात करते हैं तो सी वाटर हो जाता है आपका 10, इसका pH 10 होता है। वाइट ऑफ एग, इसका भी pH 10 ही होता है, जो वाइट पोर्शन होता है ना एग का, उसका भी pH कितना होता है, 10 होता है। तो ये सब थोड़े बेसिक नेचर्स के होते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्लड, हमारे ब्लड का कितना होता है pH। तो ह्यूमन ब्लड का जो pH है वो है कितना, 7.4। अब ये ना बायो में भी इसका क्वेश्चन आता है, कैसे, देखो क्या होता है, हमारे ब्लड टू पोजिशन पे रहता है ना, सबसे पहले वो फेफड़े में गया, तो फेफड़े में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लड जब तक फेफड़े में है हमारे पास, तो फेफड़े में क्या हो जाता है, pH जो है वो इसका थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से बाइंडेड रहता है। ओके, लेकिन जैसे ही ये हमारे टिश्यूज़ में चला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, जब ये ब्लड जो है वो टिश्यूज़ में चला जाता है, तो हमारे टिश्यूज़ में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है। तो ये जो CO2 है वो जब ब्लड से मिल जाता है तो ब्लड को थोड़ा एसिडिक कर देता है। एसिडिक करने के कारण इसका जो pH वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो बोल सकते हो कि फेफड़े में तो 7.4 है, पर जब वो हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचता है ना, जैसे पूरे फिंगर के लास्ट पहुंच गया, पूरी बॉडी में जब पहुंचता है, जब वो CO2 के कांटेक्ट में आता है तो हमारा ब्लड का pH हो जाता है 7.2, थोड़ा डिक्रीज़ हो गया, मतलब इसका जो नेचर है वो थोड़ा एसिडिक हो गया है पहले से। मिल्क की बात करें तो मिल्क का कैसा होता है,
6.8 मिल्क, जो कच्चा मिल्क होता है ना, वो आपने थोड़ा सा टेस्ट किया होगा, वो थोड़ा सा खट्टा सा फील होता है, तो वो भी स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है। फिर टोमेटो जूस में तो अब साइट्रस आ रहा है, राइट, मतलब 1 बाय 1 में क्या कर रही हूँ, बेस से लेकर के एसिड साइड मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा बेसिक नेचर वाला मैंने पहले लिख दिया, लाइम वाटर, सी वाटर, वाइट ऑफ एग। उसके बाद न्यूट्रल वाला हो गया, लाइक ह्यूमन ब्लड, वाटर। फिर ना टोमेटो जूस को तो पता है थोड़ा साइट्रस सा उसका टेस्ट होता है, तो साइट्रस होता है तो पहले से पता है ये कैसा होगा, एसिडिक, तो एसिडिक होगा। इसका अप्रॉक्स जो पीएच है वो होता है आपका 4.2। 5 क्वेश्चन हमने इससे कर लिया था, पीएच वैल्यू से एंड एसिड बेस से। अभी जो भी क्वेश्चन है वो करते जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ है ब्रोंस्टेन एसिड, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ब्रोंस्टेन एसिड कौन है और ब्रोंस्टेन बेस, मतलब इसमें से जो भी है वो दोनों टाइप का बिहेव करेगा। तो याद कीजिए प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने क्या पढ़ाया था, ब्रोंस्टेन एसिड कौन होता है, जो H+ डोनेट कर सकता है, ठीक है। ब्रोंस्टेन बेस कौन होता है, जो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्टर। तो देखते जाओ कौन कर सकता है, यहाँ पे एक H है, इसको ये डोनेट कर सकता है, पर ये जब एक्सेप्ट करेगा तो वापस यही बन जाएगा, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर बना के देखा कीजिए, HOH ऐसा होगा, ठीक है। अब ये H+ ओनली डोनेट कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसमें एक्सेप्टर वाला प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये ओनली ब्रोंस्टेन एसिड है, नॉट बेस। H+ कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, वापस वही बन जाएगा, राइट। इसकी बात करते हैं, ये HCO3 नेगेटिव, देखो ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2CO3, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। एक पॉजिटिव चार्ज को लेगा तो यहाँ से चार्ज खत्म हो जाता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। कहीं भी जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अगर किसी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज से कॉन्टेक्ट करके कोई कंपाउंड बनाता है तो उसका चार्ज खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है वो, तो ये बन सकता है और ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है, एक नया प्रोडक्ट बना। साथ ही और क्या कर सकते हैं इसका, ये हमें पास HCO3 नेगेटिव, अगर ये H+ डोनेट कर दे, ये माइनस साइन डोनेट के लिए करते हैं हम, अगर ये H+ निकाल दे तो क्या बनाएगा, CO3 नेगेटिव, ये भी स्टेबल प्रोडक्ट है। कार्बोनेट होता है अपने आप में स्टेबल, सारा उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो आपको क्या पता चलता है, ये जो C ऑप्शन है वो क्या करता है, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है और H+ डोनेट भी कर सकता है, तो यही कैसा बिहेव करेगा, एज ए ब्रोंस्टेन एसिड एंड ब्रोंस्टेन बेस। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमंग द फॉलोइंग विच इज़ द नॉट लुईस एसिड, बोल रहे हैं कि कौन है जो लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड किसको बोला था हमने, लोन पेयर्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसे ही क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ये एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब, और एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला पॉजिटिव चार्ज हो, ये सब पहले बता दिया है मैंने, ठीक है। स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज हो वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। सेकेंड मैंने बताया था कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो तो भी वो एक्सेप्ट कर सकता है। थर्ड क्राइटेरिया था कि वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो बस यही चेक करना है क्या क्या फुलफिल करता है। पॉजिटिव चार्ज तो इसमें से कोई भी नहीं है। अगर मैं इन सब के इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ तो सारे 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं, चलो मैं इसको ना बताती हूँ कि इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं। ये वाला कंपाउंड को मैं लेके बता रही हूँ यहाँ पे, इसको देखिएगा, कार्बन है, कार्बन से क्लोरीन ने 4 बॉन्ड्स बना रखा है। अगर इसने 4 बॉन्ड बनाया है तो कार्बन के पास खुद का कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये ऐसे शेयर करेगा इन बॉन्ड्स में। ये हो गया आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन। वहीं पे अगर मैं क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन देखें तो ये भी अपना शेयर किया। देखो मैंने कहा था कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, काउंट कर लीजिए, ये 2 2 ये 2 2, टोटल इलेक्ट्रॉन 8। इलेक्ट्रॉन की ऐसी डेफिशिएंसी किसी के पास भी नहीं है। अब हमें चेक करना है लास्ट वाला, क्या वैकेंट d ऑर्बिटल है। देखो एसएन जो है, हाँ इसमें d ऑर्बिटल होता है क्योंकि ये 4th पीरियड का कंपाउंड है, एलिमेंट है। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3rd 3D इसके पास होता है। सिलिकॉन की बात करें तो इसके पास भी 3D प्रेजेंट है। ओनली कार्बन 2p वाला ग्रुप का है, इसके पास d ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन को किस में रखेगा, जब खाली जगह ही नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए मैं बोलूँगी कि यही क्या है, लुईस एसिड नहीं है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा आंसर सी। इस क्वेश्चन की बात करें जिसमें लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ बतानी है, तो स्ट्रेंथ का तो मैंने यहाँ पे थोड़ी देर पहले आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो ये आपको देखते ही बन जाएगा कि मैंने बता दिया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो
ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होगी वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप ये बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा, कहीं से सर्च कीजिएगा और उसके बाद मुझे ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करना कि एसिडिटी किसकी सबसे ज़्यादा है और क्यों है, विथ एक्सप्लेनेशन आप मुझे मैसेज करोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डाल देना। नेक्स्ट देखते हैं क्या, द कॉन्जुगेटेड एसिड ऑफ NH2 नेगेटिव आयन। अब देखो NH2 नेगेटिव है, हम कॉन्जुगेटेड एसिड किसको बोलते हैं, कोई भी बेस H+ को एक्सेप्ट करे, पहले कोई भी बेस H+ को पहले क्या करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करने के बाद जो बनता है उसे ही तो आप क्या बोलते हो, कॉन्जुगेटेड एसिड। मतलब ये पहले क्या था, बेस था, अब बेस ने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया और बनाया NH3, तो इसे हम क्या बोलते थे, इसका कॉन्जुगेटेड एसिड। क्योंकि अब ये क्या कर सकता है, H+ निकाल भी सकता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा B, सर आंसर इज ए अमोनिया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने स्टार्ट कर दूंगी मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में। मेन ग्रुप एलिमेंट्स में जितने भी टाइप के एलिमेंट्स होता है, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है ना, जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, कास्टिक सोडा कैसे बनाते हैं, वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो वो बड़े बड़े जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनका प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका यूज़ क्या है, तो वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और बड़े मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम दिया था, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 3-4 क्वेश्चन वहीं से उठाता है वो मेन ग्रुप कंपाउंड से, वो स्टार्ट करना शुरू करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल स्टडी कर लीजिएगा, जिससे ईजी हो जाएगा पढ़ना।